नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है फाइनल टेस्ट 1 देख रहे थे। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं 3 क्लासेज में। आज हम पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक देखेंगे, जिसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं और क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक जो है जीके के हैं। तो पहले अपन जो है क्वेश्चन नंबर 71 से 80 जीके वाले देखेंगे और उसके बाद 61 से 70 तक जो है साइकोलॉजी वाले देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? परफेक्ट मॉक है, जो आपको यहां पर नाम दिख रहा होगा ये। और इस पर आपकी आज यानी सिर्फ 2 तारीख यानी कि आज जो है 8 बजे सुबह से रात को 8 बजे तक एक सेकंड ग्रेड का जो जीके पेपर 1 है उसका फुल लाइव टेस्ट है, एकदम फुल लेंथ टेस्ट है और एकदम फ्री है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जो परफेक्ट मॉक ऐप अपना, देखो यहाँ पर आपको स्पेलिंग दिख रही होगी, इसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको डाउनलोड करने के बाद में ये आपका जो है सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है, शाम को 8 बजे तक ये जो है टेस्ट चलेगा। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई भी पैसा नहीं देना आपको और फुल लेंथ टेस्ट है। पूरा 100 क्वेश्चन पैटर्न आधारित है और सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं। इसमें आप अपनी तैयारी का लेवल परख सकते हो कि आपकी जीके की तैयारी कैसी है। तो आप जरूर जो है ये टेस्ट दें और शाम को 8 बजे के बाद में जो है रात को मैं रैंक डालूंगा कि किसके कितने नंबर बने हैं, तो वो भी आप जो है रिजल्ट भी देख पाओगे और बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो अभी जो आप परफेक्ट मॉक जो है ऐप को विजिट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पहले जीके के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर से 80 तक। आर्य सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है वह बताना है। आर्य सभ्यता के संबंध में असत्य कथन। सबसे पहले यहाँ उत्खनन कार्य मेलबर्न विश्वविद्यालय ने किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न विश्वविद्यालय उन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन किया है। इसके अलावा आर्य सभ्यता 1953 में जो है सबसे पहले इसकी खोज की थी, वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। इसके अलावा यहाँ जो है कौन कौन इससे संबंधित है, तो रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल इससे संबंधित है। एसडी सांकलिया, ठीक है। इसके अलावा वीएन मिश्र, इसके अलावा पीएल चक्रवर्ती, ये सारे जो है इसी से संबंधित है। और इनके अलावा एक नाम है मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और एक नाम है डेक्कन कॉलेज पुणे, ठीक है। इन सब ने यहां पर क्या किया है? उत्खनन किया है। तो पहला कथन तो क्या है? बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं आगे। 10वीं व 11वीं शताब्दी में ये अगाटपुर अथवा आधार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। इसको जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में अगाटपुर या आधार दुर्ग कहा जाता था। और ये किसने कहा इसको? ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा। किसने? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये बात कही गई है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। एक जो अपने एसडी सांकलिया है ये वाले, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति कहा। क्या कहा? बनास संस्कृति कहा। किसको? आर्य सभ्यता को। किसने? एसडी सांकलिया ने। और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि इसको 10वीं और जो है 11वीं शताब्दी में अघाटपुर या आधार दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक। फिर इस सभ्यता के प्रथम चरण से स्फटिक के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ के लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। आपको यहाँ के लोग जो है चावल से परिचित थे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक ध्यान रखना, आर्य जो है इसमें 8 स्तर में खुदाई हुई है। 8 स्तर में खुदाई हुई है, ठीक। 8 स्तर में उत्खनन कह सकते हैं अपन। 8 स्तर में उत्खनन हुआ है। तो पूरा जो है यहाँ पर असत्य कौन सा हो जाएगा कि यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, नहीं थे। क्या हो गया? असत्य। क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। बिल्कुल सही बात है। विग्रहराज जो चतुर्थ हैं आपके, ये जो है चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक यानी सबसे ज्यादा जो है इन्होंने ही जो है चौहान साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये तो सही है। फिर शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। यानी जो शिवालिक अभिलेख है उसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने जो गजनी का अमीर खुसरो था उसको क्या किया था? परास्त किया था। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज प्रथम अजमेर का शासक बना, तो ये गलत है। पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज से पहले ही जो है शासक बन चुका था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन शासक बना? तो
अमरगांगे बना। इनका पुत्र था, अल्प आयु में बना अमरगांगे, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही जो है क्या हुआ, जो है शासक रहा और अल्प आयु में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो है पृथ्वीराज द्वितीय बना, और पृथ्वीराज द्वितीय जो है विग्रहराज चतुर्थ का भतीजा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वीराज द्वितीय बना था मूल रूप से, लेकिन एक कुछ समय के लिए अमरगांगे नाम से जो विग्रहराज चतुर्थ का अल्पायु जो है बेटा था वो बना था। तो यहां पर ए व बी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए व बी सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका, सवाई राम सिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक नहीं है। मदरसा ए हुनरी की स्थापना बिल्कुल सवाई राम सिंह द्वितीय ने कराई थी, और ये कब करवाई थी, तो 1857 में कराई थी। और इसी को 1886 में नाम चेंज कर दिया, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इसका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये कर दिया। कब, 1986 में मदरसा हुनरी की स्थापना तो 57 में कर दी, लेकिन 86 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया। फिर महाराजा स्कूल की स्थापना बिल्कुल ये भी इन्होंने की थी, और ये 1844 में की थी। कब, 1844 में। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का काम भी इन्होंने किया, और ये जो है 1876 में रंगवाया था इन्होंने। किस कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, या जयपुर आगमन पर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर आज चंद्र महल स्थित मुबारक महलों का निर्माण ये इसने नहीं करवाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि कौन सी उपलब्धि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपका चंद्र महल जो है आपका इसका निर्माण किसने करवाया, तो चंद्र महल का निर्माण आपका माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने, माधो सिंह, सवाई माधो सिंह जो द्वितीय थे इन्होंने करवाया। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों में सही सुमेलित नहीं है, वो बतानी है। सबसे पहले रणथंभौर विजय 1301 में इन्होंने की, तो बिल्कुल सही बात है। जो अलाउद्दीन खिलजी इसने जो है रणथंभौर विजय 1301 में की थी, और इसके दौरान इसका जो सेनापति था उसका नाम था, एक तो उलुग खां, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका नुसरत खां, नुसरत खां। और ये नुसरत खां यहाँ क्या गया, मारा गया था। इसमें इस अभियान में क्या गया, मारा गया। क्योंकि क्वेश्चन आया अभी जो फर्स्ट ग्रेड में आया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कौन सा भेजा, तो ये आपको ध्यान में रखना। उलुग खां और नुसरत खां जो है दोनों जो है रणथंभौर विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, जिसमें से नुसरत खां क्या गया, मारा गया। ठीक। फिर बात आती है आपकी जालोर विजय, ये 1311 में हुई, बिल्कुल सही बात है। जालोर विजय 1311 में हुई, और जालोर विजय के दौरान जो है कमालुद्दीन गुर्ग जो है, कमालुद्दीन गुर्ग ये इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। फिर चित्तौड़ विजय 1303 में हुई, बिल्कुल चित्तौड़ विजय 1303 में हुई, और यहां पर जो है आपका उलुग खां, खिज्र खां और आलफ खां, ये 3 सेनापतियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक। फिर यहां पर सिवाना विजय जो है वो 1305 में ना होकर 1308 में हुई थी, 1308 में। तो ये असुमेलित हो गया। और सिवाना विजय के दौरान जो है आपका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आपकी सेना थी उसमें कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर था, जो जालोर विजय वाला था, कमालुद्दीन गुर्ग। इसके अलावा अपन अगर शासकों की बात करें तो रणथंभौर का कौन था, हमीरदेव चौहान शासक था। और इसके टाइम जो राजस्थान का जो है पहला जो है अपन कह सकते हैं जोहर, या जो है हम कह सकते हैं पहला जो है साका हुआ था, जिसमें जो है हमीरदेव चौहान जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इनकी जो है बेटी और जो आपकी जो इनकी रानी थी उन्होंने जोहर किया था, और राजस्थान का पहला जल जोहर भी यही है। फिर जो है आपके जालोर की बात करें तो जालोर का शासक था कानड़ देव, एक मिनट, कानड़ दे। ठीक है। दूसरी बात करें हम चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ के शासक थे रतन सिंह। ठीक है। रानी पद्मिनी ने जो है यहाँ पर जो है जोहर किया था, यहाँ भी साका हुआ था। सिवाना का जो है शासक था उसका नाम था सातल देव। कौन था, सातल देव। तो ये शासकों के नाम और इन सब सेनापतियों के नाम आपको याद रखने हो। तो यह यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। फिर मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने अपनी सेना को पुनः संगठित कर सोजत पर अधिकार कब किया, तो सोजत पर जब अधिकार किया था चंद्रसेन ने, तो वो कब किया था, तो वो किया था 7 जुलाई 1580 को। 11 जनवरी 1581 को जो है चंद्रसेन जो है इनकी मृत्यु हुई थी, चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। ठीक है। एक इनका क्रम याद रख लेना आप। सबसे पहले जो है राव चंद्रसेन भाद्राजून गए थे भागकर। कहां पर है, भाद्राजून। भाद्राजून के बाद में ये सिवाना गए, सिवाना से ये पीपलोद गए। ठीक है। पीपलोद से फिर जो है ये सारंद, सारण से सोजत, और ये सोजत जो है यहाँ पर ये 7 जुलाई 1580 को। और सोजत के बाद में एक ध्यान में रख लेना सिरियाई,
या इसको कहते हैं आपका सीडिया दर्रा, यहां इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहां क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्रम याद रख लेना, भाद्राजून, सिवाना, पीपलोद, सारंद, सोजत, सीरिया या सीडिया दर्रा और फिर हो गई मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 76। 1818 की संधियों के उपरांत राजस्थान की रियासतों में आए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले संधियां जो है, संधियों के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण शासक का प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। मतलब जो ये संधि की गई थी 1818 में, इनको कहते हैं अधीनस्थ संधियां। क्या कहते हैं, अधीनस्थ संधि। और इन अधीनस्थ संधि की अगर अपन बात करें, इन अधीनस्थ संधियां में सबसे पहली जो संधि करने वाला था वो था करौली। कौन सी रियासत थी, करौली। करौली जो है, इन्होंने जो है 15 नवंबर 1817 को ही संधि कर ली और ये प्रथम रियासत थी। ठीक, बात करें अंतिम रियासत की, किसकी बात करें, अंतिम की, तो सिरोही जो है अंतिम रियासत थी और सिरोही ने जो है 11 सितंबर 1823 को संधि की और ये अंतिम रियासत थी संधि करने वाली। कौन सी संधि करने वाली, अधीनस्थ संधि करने वाली। और ये क्यों की गई, तो इन संधियों का मुख्य उद्देश्य मराठा आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करना, लेकिन इनसे इसने रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ये संधियां इसलिए की गई थी कि जो मराठे बार बार आक्रमण कर रहे थे राजस्थान की रियासतों पर, उनसे बचा जा सके। बदले में जो है ब्रिटिश सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, किसकी, जो है राजस्थान की रियासतों की। लेकिन ये एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश जो मतलब सरकार थी या ब्रिटिश सेना थी, वो क्या कर गई, रियासतों में हस्तक्षेप करने का एक मार्ग मिल गया उनको। तो ये दोनों सही है इसमें। फिर आते हैं अगले पर, संधि के तहत शासकों को अपनी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार मिला। तो विदेश नीति का जो है अधिकार स्वतंत्र नहीं था। तो ए व बी सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में गिरधारीपुरा घटना जो है, जो 1897 में हुई थी, का ऐतिहासिक महत्व क्या है, अभी बात करते हैं। सबसे पहले यहां पहली बार किसानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हथियार उठाए थे। तो ब्रिटिश सरकार से तो कोई लेना देना था ही नहीं इसका, वैसे प्रत्यक्ष रूप से यहां बात हो रही थी अपनी किसकी, बात हो रही थी जो है महाराणा जो थे मेवाड़ के, उनसे उदारवादी शासन की। यहाँ किसानों ने एकत्रित होकर ठिकानेदार के अत्याचारों के विरुद्ध सामूहिक प्रतिवाद का निर्णय लिया। तो यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पहली बार विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला, बिल्कुल नहीं। विजय सिंह पथिक ने 1916 में जो है नेतृत्व संभाला था बिजोलिया किसान आंदोलन का। ये बात 1897 की हो रही है। इस टाइम जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, साधु सीताराम दास थे इस समय। ये आंदोलन की समाप्ति का मुख्य बिंदु बिल्कुल नहीं, यहां से तो आंदोलन क्या हुए थे, यहां से आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गिरधारीपुरा घटना के बाद में नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल ये दोनों कहां गए थे, मेवाड़ महाराणा के पास गए थे, मेवाड़ महाराणा के पास इनको भेजा गया था इन किसानों की जो है मुद्दा उठाने के लिए। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल 1938 के पुनर्निर्माण के पीछे का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था। जयपुर प्रजामंडल जो है प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का प्रथम है प्रजामंडल, और इसकी स्थापना हुई 1931 में। ठीक है, इसके अलावा 1931 में एक और स्थापना हुई थी बूंदी प्रजामंडल की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 1931 में जब हुआ था तब किसने किया, कपूर चंद पटानी ने, कपूर चंद पाटनी या पटानी जो नाम है आपका, इन्होंने जो है इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन ये बाद में जो है निष्क्रिय हो गया, और निष्क्रिय होने के बाद में देखो कई जगह तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्निर्माण 1936 मिलता है, हालांकि इसमें 1938 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। और पुनर्निर्माण के बाद में 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। जमनालाल बजाज क्या बने, 1938 में इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध तत्काल जो है सशस्त्र क्रांति करना। सशस्त्र क्रांति तो थी नहीं, हथियार तो थे ही नहीं। शासकों की या शासक की निरंकुशता को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो यही इसका जो है मेन उद्देश्य था। जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए थे सारे उत्तरदायी शासन के लिए हुए थे। केवल सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल नहीं। सामाजिक अगर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते तो प्रथम मुख्यमंत्री कभी नहीं बनते। ठीक है, हीरालाल शास्त्री रियासत का सीधे भारतीय संघ में विलय तो ये भी नहीं चाहते थे ये, क्योंकि जितनों ने भी जो है ये प्रजामंडल का रोड़ा रोया था ना, वो सारे के सारे फिर जो है विधायक बन के आए थे पहले आम चुनाव में। जयनारायण व्यास को छोड़
छोड़ दे तो। और जयनारायण व्यास जो जोधपुर से 2 जगह, जालोर जोधपुर से लड़कर भी बाहर हो गए थे, दोनों चुनाव हार गए थे, इसलिए पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित बने टीकाराम पालीवाल। ठीक है। और जो आपके मारवाड़ के महाराजा थे, उन्होंने राम राज्य परिषद नाम से पार्टी बनाई थी हनुमंत सिंह ने, और राम राज्य परिषद ने जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, मतलब जो है सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे राजस्थान में, विधानसभा चुनाव 1952 में, उसमें या 1952 के आसपास, उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस को सीट मिली, जिसमें ये जयनारायण व्यास वगैरह सब थे, जिन्होंने भी प्रजामंडल आंदोलन किए, वो सारे मुख्यमंत्री की रेस में थे। उसके बाद में जो आपकी दूसरी सेकंड पार्टी थी ना, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, वो राम राज्य परिषद थी, जो महाराजा हनुमंत सिंह की पार्टी थी। ठीक, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एकीकरण के किस चरण में वृहत राजस्थान का गठन हुआ? तो ये चौथा चरण था। कौन सा चौथा चरण? तो उत्तर चौथा चरण हो जाएगा। ये 30 मार्च 1949 की बात है। इसी कारण यहाँ पर जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसमें किया क्या गया था? जो संयुक्त राजस्थान था, कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया किस किस का? 3 तो जैसे नाम याद रख लेना, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और फिर एक आ गई बीकानेर। इन 4 रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था। और यहां पर महाराज प्रमुख कौन बना? महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख बने भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ उदयपुर वाले। ठीक है। राज प्रमुख कौन बने? तो राज प्रमुख बने आपके सवाई मान सिंह। कौन बने? सवाई मान सिंह। और यहाँ पर अगर अपन बात करें प्रधानमंत्री की, जिनको बाद में मुख्यमंत्री नाम दे दिया गया, प्रधानमंत्री भी कह सकते हो या मुख्यमंत्री भी कह सकते हो, वो बने हीरालाल शास्त्री। इनका काम डन हो गया था यहाँ पर, हीरालाल शास्त्री, जिसलिए इन्होंने आंदोलन चलाए, उसमें इन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली थी। तो ये पूरा जो है लेखा जोखा आपका रहा था किसका? वृहद राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 80। 19वीं सदी के अंत में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। सबसे पहले देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो उदयपुर में। और किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और इसका कारण क्या था बनाने का? कि राजपूतों में व्याप्त विवाह संबंधी कुरीतियों व्यय पर नियंत्रण करना जो है क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। अब चलते हैं आगे। अब जो 10 क्वेश्चन अपने साइकोलॉजी के हैं वो देख लेते हैं। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, ये प्रदर्शित करता है। मानव व्यवहार क्या है? व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। और ये जो है आपका कर्ट लेविन का अधिगम संबंधी जो क्षेत्र सिद्धांत है, इसको निरूपित करता है। कर्ट लेविन ने क्या कहा कि जो मानव व्यवहार है, व्यवहार का मतलब क्या हो गया? बिहेवियर, बी। ये किसका फलन होता है? ये व्यक्ति यानी कि पर्सन और एनवायरमेंट यानी वातावरण का फल होता है। तो ये अगर कहीं लिखा जाए तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? स्वयं की असफलता की बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी असफलता है? तो ये युक्तिकरण है। इसमें अपन कह सकते हैं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे, ये बात इन्हीं पर आती है। नींबू मीठे मतलब क्या हो गया कि अंगूर खट्टे मतलब क्या हो गया? दूसरी जो है ना, दूसरे की परिस्थिति क्या है? दूसरों की परिस्थिति को बुरा बताना, परिस्थिति को बुरा बताना। और नींबू मीठे मतलब स्वयं की परिस्थिति को अच्छा बताना। ठीक है। तदात्मीकरण क्या होता है? तदात्मीकरण में क्या हो गया कि कोई व्यक्ति जो कुसमायोजित है, वो क्या करता है? अपने जो है किसी दूसरे के नाम से जो है अपना जो है परिचय देता है। जैसे मेरे चाचा विधायक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। मतलब कोई मान लो कि व्यक्ति जो कुसमायोजित है, ठीक है, वो क्या करता है? अपने जो उसका पिताजी बहुत बड़े मान लो डॉक्टर हैं, तो उनके नाम पर अपना परिचय देता है कि मैं उन डॉक्टर का बेटा हूं। खुद कुछ नहीं है, खुद कुसमायोजित है। तो उस हिसाब से बात हो गई। प्रक्षेपण यानी क्या हो गया? प्रक्षेपण मतलब किसी पर दोष मंडना। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, दूसरों पर दोष मंड देते हैं, आंगन टेढ़ा, ये बात है। और दमन मतलब हो गया अपनी जो है इच्छाओं को जबरदस्ती जो है अचेतन मन में धकेल देना। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? तो सामूहिक अशाब्दिक का बात करें तो यहाँ उत्तर हो जाएगा रेवने
रेवेन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, इसमें इन्होंने दो भाग दिए। एक बच्चों के लिए दिया, उसका नाम था आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, और जो वयस्क के लिए दिया उसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड। बस इतना ध्यान रखना आपने को, स्टैंडर्ड। यानी कि बच्चों के लिए जो परीक्षण दिया था उसका नाम था रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, और जो वयस्क के लिए था उसका नाम था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है। आर्मी अल्फा, ये शाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक। एक आर्मी बिट्टा था, ये क्या था, ये अशाब्दिक था, ये अशाब्दिक था। ठीक है। को ब्लॉक डिजाइन, ये अशाब्दिक है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल है। ठीक, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए। संवर्धित कार्यक्रम योजना किस प्रकार के बच्चों के लिए आवश्यक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अपन इसमें ये सोचते हैं संवर्धित का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उत्तर होगा, लेकिन जब भी बात संवर्धित कार्यक्रम किया जाए तो हमेशा प्रतिभाशाली बालक उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है कहलाता है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि का वह घटक बताना जिसमें व्यक्ति दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके संवेगों को समझता है, तो इसमें होती है परानुभूति, यानी कि दूसरों की अनुभूति, और ये डेनियल गोलमैन जो है उन्होंने दिया था ये संपर्ते। ठीक है। इसके अलावा एक ध्यान में रखना, आत्म जागृति में क्या होता है, स्वयं के संवेगों को समझना, संवेगों को समझना। मतलब व्यक्ति अगर स्वयं के संवेगों को समझता है तो आत्म जागृति है, दूसरों के संवेगों को समझता है तो परानुभूति कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है, व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण जिसको TAT कहते हैं, जो मॉर्गन व मूरे ने दिया था। और इसके अलावा इसमें 30 कार्ड तो होते हैं सचित्र और एक कार्ड होता है खाली। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं इसमें, 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। और ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है, इस साइड अगर आपको प्रोजेक्टिव दिख जाए वही उत्तर कर देना आपको, तो ये प्रक्षेपण तकनीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जितनी भी है जो आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण है या आपके मिनेसोटा है, सारे के सारे आपके प्रोजेक्टिव ही होंगे। रोडसा शाही धाबा है, चित्र नहरे से है, वो सारे के सारे। फिर क्वेश्चन नंबर 67, जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे कमजोर करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब अगर पूर्व में अर्जित कोई ज्ञान है वो आपका जो नवीन ज्ञान है उसको अर्जित करने में या तो बाधक है या कमजोर करता है उस ज्ञान को, तो हो गया ऋणात्मक अंतरण। अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, क्यों, क्योंकि वो उसको बाधक के रूप में या कमजोर करने के रूप में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी सामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है। स्वायत्तता बनाम लज्जा जो है सेकंड अवस्था है, और सेकंड अवस्था जो है इसकी एज आपको पता नहीं चाहिए, 1.5 से 3 वर्ष है। तो इससे पहले कौन सी होगी, ये सेकंड है, तो पहली तो अपने को वैसे ही याद है, पहली होगी विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ये हो गई पहली। तो ये 2 ऑप्शन ही बच गए, ऊपर वाले दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब जो है आपको ध्यान में रखना है, ये विश्वास बनाम अविश्वास ये जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है, जन्म से 1.5 वर्ष तक। और इसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है ये आपको ध्यान में रखना, तीसरी अवस्था है पहल बनाम गलानी, और ये जो है 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है। इस जो आपकी ये विश्वास बनाम अविश्वास है, इसका गुण याद रख लेना, इसमें होते है आशा, जो मनोवैज्ञानिक गुण होता है आशा होती है। और स्वायत्तता बनाम जो लज्जा होती है इसमें होती है इच्छा शक्ति, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मनोवैज्ञानिक गुण है। और जो तीसरी पहल बनाम गलानी है, इसमें जो होता है आपका मनोवैज्ञानिक गुण होता है वो होता है उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन बताने अपने को अभी बता देते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाला जो व्यक्ति होगा वो कठिन कार्य जो होगा ना, अधिक कठिनाई वाले कार्य है वो करना पसंद करता है, तो गलत हो गया।
उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों से की जा सके। ये बात बिल्कुल सही है, वो दूसरों से कंपटीशन की भावना जरा ज्यादा रखते हैं। फिर उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, बी व सी सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता कहलाता है, तो 5E प्रतिमान कहलाता है। ये रोजर बायवी ने दिया था। और इसमें जो 5E है इनका मतलब ध्यान में रख लेना। सबसे पहला है इंगेज, दूसरे नंबर पर आता है एक्सप्लोर, तीसरे पर आता है एक्सप्लेन, चौथे पर आता है इलेबोरेट और पांचवें पर आता है इवल्यूट। ये 5E क्रम से याद आपको रखने हैं। तो अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित जो अनुदेशनात्मक जो प्रतिमान है जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, उसको 5E प्रतिमान कहते हैं। तो ये आपने जो है कुछ 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद ये PDF भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।